अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया BA LLB 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके दोस्तों लीगल रीजनिंग वाला पार्ट, क्या उसके आंसर होते, जो आपके लीगल रीजनिंग होती है बहुत ही अहम दोस्तों, 7-8 सवाल इसमें आपको आते हैं। तो वीडियो देखिए पूरी दोस्तों, सारी बात बताऊंगा आपको, इन डिटेल बताऊंगा आपको उसका आंसर क्या होता और क्यों होता। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे, उम्मीद है दोस्तों। जिनको कोचिंग ज्वाइन करनी 2024 के लिए शॉर्ट टर्म बैच मिल जाएगा आपको दोस्तों। या आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपका टेस्ट निकल जाएगा। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं नोट्स तो ज़्यादा मेहनत आपको करना होती है, इस बात का आप ख्याल रखें। सवाल दोस्तों आपको दिखेंगे सामने स्क्रीन पे। पहला सवाल दोस्तों आपको आया था, ये लीगल प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ सकते हैं। A person's individual welfare shall, in cases of necessity, yield to that of the community, and that his property, liberty, and life shall, under certain circumstances, be placed in jeopardy or even sacrifice for the public good। दोस्तों ये लीगल प्रिंसिपल है। अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ हुई है जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं तो आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है उसको खतरे में डाल दिया जाएगा, लेकिन औरों को बचाया जाएगा। ये लीगल प्रिंसिपल दोस्तों। अब फैक्चुअल सिचुएशन क्या है उसको सुन लीजिए। अनीता एंड सुमिता आर नेबर्स। सुमिता's house was on fire, so she trespassed onto Anita's property to draw water from the latter's well to douse the fire। आग लग गई उनके मकान के अंदर, वो अनीता से बिना पूछे सुमिता जो है उनकी प्रॉपर्टी पे चली गई कुएं से पानी भरने ताकि आग को बुझा पाएं। अब दोस्तों ये फैक्चुअल से आपका हालात हैं। अब बताना है दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सुमिता इज लायबल बिकॉज शी ट्रेसपास्ड इनटू अनीताज प्रॉपर्टी। सुमिता इज लायबल बिकॉज शी डिड नॉट कॉल द फायर ब्रिगेड एंड स्ट्रेट अवे जम्प्ड इनटू अनीताज प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी है सुमिता इज नॉट लायबल बिकॉज देयर वाज a necessity, she is protected under this defense। So the fourth option है Sumita is not liable because she did not intend to cause any harm to Anita's property and just took water from the well। दोस्तों अब मैंने बताया आपको, जब ज़्यादा लोगों की बात आएगी तो आपकी इंडिविजुअल जो आपकी लिबर्टी प्रॉपर्टी उसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इस केस के अंदर जब आग लगी है तो अब सुमिता, क्योंकि इसमें क्या लॉ है, क्योंकि आप किसी की प्रॉपर्टी भी बिना पूछे ट्रेसपास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हालात अलग हैं और लीगल प्रिंसिपल हमें पहले ही इस बात की परमिशन दे रहा है कि अगर हालात ऐसे हों तब आप फायर ब्रिगेड को तो बुलाओगे नहीं, क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और वो आग आगे भी फैल सकती है। तो इस केस में दोस्तों ऑप्शन जो आपका सी जो है वो सही आंसर है। सुमिता जो है वो लायबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ज़रूरत थी, वहाँ पर एक एमरजेंसी थी, उस हालात में वो उसकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया है। दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको सवाल आया था दोस्तों, ये मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब प्रिंसिपल ओनली पार्लियामेंट और स्टेट आपके लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज ऑन देयर ओन, नो लॉ मेड बाय द स्टेट कैन टेक अवे अ पर्सन फंडामेंटल राइट। अब ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि स्टेट या पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी, लेकिन ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिससे किसी की फंडामेंटल राइट जो है उसको ले लिया जाए। दोस्तों ये है प्रिंसिपल। अब दोस्तों फैक्ट्स क्या हैं। पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ which according to a group of lawyers is violating the fundamental rights of traders। A group of lawyers filed a writ petition challenging the constitutional validity of the statute, seeking relief to quash the statute and further direct parliament to enact a new law। अब दोस्तों मैंने बताया आपको कि ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती या स्टेट लेजिस्लेचर पास नहीं करेगी जिससे किसी का फंडामेंटल राइट जो है उसकी वायलेशन हो। तो आपके ऑप्शन है नो रिट वुड लाई अगेंस्ट पार्लियामेंट एज द कोर्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ। द कोर्ट कैन क्वेश एग्जिस्टिंग लॉ इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट एंड कैन डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। The court can quash the existing law if it violates fundamental rights but cannot direct parliament to make a new law। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने बता दिया आपको प्रिंसिपल, क्योंकि लॉ जो पास किया गया है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट, ऑप्शन दोस्तों सी जो है ना वो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि वो उस लॉ को क्वेश तो कर सकती है, लेकिन मतलब कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट को बोले कि आप नया लॉ बनाइए। अगर ऐसा होगा
तो फिर मतलब पार्लियामेंट की जो मतलब जो उसकी मतलब सुप्रीमेसी है वो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये पावर कोर्ट के पास है, क्योंकि वो जो लॉ बनाए हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसको क्वेश्चन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट को डायरेक्ट वो नहीं कर सकती कि नया लॉ बनाएं। दोस्तों नेक्स्ट आपके पास आपके लिए सवाल आया था, प्रिंसिपल दोस्तों है अ पर्सन इज सेट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू अनदर इफ ही इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस consent in order to committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person। मतलब आप किसी की भी बिना मतलब कंसेंट के उसके साथ किसी भी तरह का कोई मजाक वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उससे उसको चोट लग सकती है तो आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। सो फैक्ट क्या है, जैड इज़ बाथिंग, जैड जो है नहा रहा है। ए पोर्स बॉइलिंग वाटर इनटू द बाथ, मतलब जो टब होगा, बात का मतलब नहा का रहा है, ये उन्होंने बात नहीं मतलब बताई है। लेकिन उसने उसके अंदर खौलता हुआ पानी डाल दिया, उम्मीद करेंगे बाल्टी में या बाथ टब में। अब यहाँ पर एक किने क्या किया है, आपके ऑप्शन इज लायबल टू यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट जेड, A is not liable to use criminal force against Z, A is only liable for mischief, none of the above। दोस्तों अब जब आप किसी के बात में टब में ही होगा दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे बात या बात टब में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात फैक्ट नहीं पता चल रहा कि वो नहा कैसे रहा है, नहा तो रहा है बाल्टी से नहा रहा है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करेंगे बात में ही है तो बात टब में ही होगा, ये हम मान रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ ये बात, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर ए जो है क्रिमिनल फोर्स के लिए लायबल है, क्योंकि उसने पता है कि अगर आप गर्म पानी डालूंगा किसी की बाल्टी वगैरह में बाथ टब में तो उससे उसको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो है वो क्रिमिनल फोर्स का लायबल होगा अगेंस्ट जेड। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। जैसे ही मतलब मैंने आपको बता दिया और आपके नॉलेज में आ गया तो मतलब प्रपोजल की जो बात है वो पूरी हो गई दोस्तों। अब फैक्ट्स क्या हैं, अ लेटर इज सेंट मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज हिज बाइक। एक लेटर भेजा गया, ए ने भेजा बी के पास एक लेटर के बाइक, उसकी बाइक जो है वो ख़रीदने के लिए दोस्तों। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द letter, the communication of proposal is complete when A sends the letter। दोस्तों the communication of proposal is complete when B's wife reads the letter, the communication of proposal is complete when B's wife handed over the letter to B। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए, जिसको लेटर भेजा गया है जैसे ही उसकी नॉलेज में दोस्तों बात आ गई है वैसे ही जो है मेरा प्रपोजल पूरा हो चुका है। अब ए ने जो है लेटर दोस्तों भेजा है बी को, है ना, उसकी बाइक ख़रीदने के लिए। तो जैसे ही बी ने दोस्तों लेटर पढ़ा है, जैसे ही वो लेटर पढ़ेगा तो प्रपोजल दोस्तों पूरा हो जाएगा। अब ए ने लेटर भेजा है लेकिन उसने लेटर में लिखा क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रपोजल है कुछ नहीं पता अभी तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बी लेटर पढ़ लेगा तो प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर। बाकी बी से मतलब नहीं हो, जिसको भेजा गया है वो मेन है, ऐसा नहीं आपकी वाइफ ने पढ़ लिया उसने पढ़ लिया उससे मतलब नहीं है। जिसको लेटर भेजा गया है जब तक जैसी बात उस तक पहुंच गई तो प्रपोजल दोस्तों जो है वो कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये प्रिंसिपल है, whoever with intention to take dishonestly any movable property out of possession of any person without person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब आपने अगर मेरी कोई चीज़ रखी है मुझसे बिना पूछे आपने उसकी जगह को बदल दिया, जब भी दोस्तों आपने थेफ्ट मतलब किया कमिट, ये लॉ कहता है। फैक्ट क्या है, ज़ैड टेक्स अवे अ गोल्डन चेन ऑफ हिज वाइफ which was given by her father as Stridhan without her consent and pledges it to raise money for domestic use। अब दोस्तों यहाँ पर Z ने अपनी पत्नी की सोने की चेन ले ली जो उनके पिता ने उनको दी थी, और लेकिन पत्नी की दोस्तों कोई कंसेंट वहाँ पर नहीं थी और पैसे उन्होंने प्लेज कर दिया, मतलब उसको गिरवी रख दिया
अब Z दोस्तों किसके लिए, Z उसका पति है, लेकिन उसका जो चीज़ है वो Z की नहीं है। तो अब आपके ऑप्शन है नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज द चेन वॉज देयर जॉइंट प्रॉपर्टी, नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज द प्रॉपर्टी वॉज टेम्परली टेकन अवे, गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने बात की थी अभी, प्रिंसिपल क्या है, whoever कोई भी विद इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट पर्सनस कंसेंट, उसको कहीं और ले जाता है तो उसने थेफ्ट दोस्तों कमिट किया है। तो यहाँ पर Z ने अपनी पत्नी को बताया नहीं और उसकी प्रॉपर्टी को वो ले गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, वो गिल्टी ऑफ थेफ्ट है ना, वो उसने चोरी की है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एन एग्रीमेंट विद द बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक 18 साल से कम के कोई भी व्यक्ति है, इसके साथ आपका जो एग्रीमेंट है वो लॉ आपका मतलब आपका लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। फैक्ट्स क्या हैं, अ मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। एक आदमी ने एक लड़की के साथ जिसकी एज 17 ईयर्स ऑफ एज है, एक उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट किया तो क्या होगा, द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय द गर्ल, नो इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन। दोस्तों अब यहाँ पर द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ कहता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं, क्योंकि वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, और जो चीज़ वैलिड नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। दोस्तों ये सवाल आपको आए थे, 6 सवाल थे आपके लीगल आपके रीजनिंग वाले जो मैंने आपको बताए। यहाँ इसमें एक बात मैं बता दूँ आपको, लीगल दोस्तों ये रीजनिंग है ना, इसके साथ जो रियल लाइफ सिचुएशन दोस्तों अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना सिर्फ इसके बेस पे ही आंसर करना होता है। अब वहाँ पर आप अपनी रीजनिंग और पर्सनल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगेन आपको लगेगा जैसे हमारी पत्नी वाला है कि पैसे कहाँ खर्च किए, ये हुआ वो हुआ, तो इसके अंदर और आप उसके अंदर रीजनिंग का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना होता है जो लीगल प्रिंसिपल है उसके बेस पे हमें आंसर करना होता है। दोस्तों ये था आपके लिए सारे सवाल, मैंने आपको समझा दिया कैसे करना होता है। आई होप मैंने आपको हेल्प की होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, नोट्स चाहिए कोचिंग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।